नमस्कार द प्रिंट और हमारे साप्ताहिक शो शेखर से सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। शेखर, इस पूरे हफ्ते काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स रहे हैं, कई चीज़ें हुई हैं पूरे हफ्ते में, उसी से जुड़े हमें कई सारे सवाल भेजे हमारे दर्शकों ने। पहला सवाल लूँगी तपेश मजुमदार का। वो बोल रहे हैं अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से हमारे पीछे छूट चुका है, वो बोल रहे हैं तो क्या ये पिक्चर अभी बाकी है? मेरे निजी राय में इंडियन एयरफोर्स को उस देश में कुछ और संपत्तियों पर हमला करना चाहिए था और इसे कुछ और दिनों के लिए बढ़ा देना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो ये कि हम कह नहीं सकते कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। जी। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत का ऑब्जेक्टिव था वो खत्म हो गया है और हुँ। भारत ने कहा था हमारा लिमिटेड है, नॉन एस्केलेटरी है। जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ उसके 1 मिनट में ही स्टेटमेंट आ गया था जी। और इससे आगे हमें कुछ नहीं करना है। ये हमने उनके ठिकानों पे अटैक करना था, हमने कर दिया। और उसके बाद जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं सब दुनिया में जाके और देशों के राजधानियों में, दिल्ली में भी एम्बेसडर्स को बुला के यही कह रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, हमारी आतंकवादी संगठनों से लड़ाई है। हुँ। अब पाकिस्तान उनके बिहाफ पे लड़ना चाहता है तो अलग है। तो इसमें ये सोचना कि भारत जाके उनको कोई और भी उनकी संपत्तियां नष्ट कर देता, उसका कोई औचित्य नहीं था। क्योंकि देखिए, किसी भी कॉम्बैट में, किसी भी लड़ाई में आप एक मॉरल जगह से आते हैं। 1971 में इंदिरा जी ने 9 महीने की इंतजार कराई सबको। मार्च में शुरू हुआ। क्यों? दुनिया की अलग-अलग राजधानियों में गई और सारी जो खबरें थी कि ज्यादती कर रही है पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशियों के साथ, इतना मास मर्डर, इतना रेप, तो दुनिया भर की प्रेस वहां पे आई। हुँ। एंथनी मैस्करेनस का नाम आप जरा गूगल करिएगा तो उन्होंने पूरा, मेरे ख्याल लंदन टाइम्स से 2 पेज का उन्होंने डिटेल में आर्टिकल लिखा, उससे दुनिया में खबर आई। जी। फिर ब्लड टेलीग्राम वगैरह जो अमेरिकन डिप्लोमेट थे उनकी बातें आगे गई तो सारी दुनिया में एक पब्लिक ओपिनियन बनी और उससे भारत को एक मॉरल अथॉरिटी मिली हुँ। वो लड़ाई करने की। तो हर हथियार उठाना कोई इजी बात नहीं होती, ये सनी देओल की तरह नहीं है। और खास करके जब कोई देश हथियार उठाता है तो उसको बहुत सोच समझ के जस्टिफिकेशन के साथ करना पड़ता है। तो भारत की जस्टिफिकेशन यहाँ ये थी कि टेरर अटैक हुआ है, टेरर अटैक हो रहे हैं, अब जो हुआ वो हमारी टॉलरेंस लेवल से आगे है। इसको जब तक हम उनके जो ठिकाने हैं वहां पे जाके अटैक नहीं करेंगे और उनको ये बताएंगे कि आप कहीं भी इम्यून नहीं हैं, कि आप एक सॉवरेन कंट्री में हैं तो आप वहाँ इम्यून हैं, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जी। तो ये हर जो मिलिट्री एक्शन होता है अल्टीमेटली ये बदला बदला लेने के लिए नहीं होता है, ये पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए होता है। तो वो पॉलिटिकल मैसेज हो गया। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का इतना ज़बरदस्त एयर डिफेंस है, बहुत ज़बरदस्त एयर डिफेंस है उसका। ज़मीन पे भी मिसाइल हैं, ऊपर भी जहाज हैं और उनको पता था 14 दिन से क्या होने वाला है। हुँ। 14 दिन से तैयारी भी थी, ये भी पता था कहाँ होने वाला है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे टारगेट क्या होने वाले थे। उसके बावजूद उसको रोक नहीं पाए। जी। ना सिर्फ उसको रोक नहीं पाए लेकिन वो बॉम्ब गिराने के बाद भी उस पे हमारा ड्रोन घूम रहा था ताकि वो फोटो लेके, और देखिए वो ड्रोन की फोटोज है सारी, आपको शायद स्क्रीन पे भी हम दिखा पाए, वो हुँ। सरकार की फोटोज हैं। ये बहावलपुर का जो मदरसा जो अजहर मसूद का है ये वो है। तो अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दिमाग से सोचिए, वो बैठा है कह रहा है यार मैं तो कहता हूँ मेरी इतनी जबरदस्त एयरफोर्स है और ये लोग जो टारगेट मुझे पता था जिसके पीछे वो आएंगे, 158 किलोमीटर मेरे देश में, मेरे देश के हार्ट में है, जी। मेरे देश के दिल में है और इसी को मुझे पता था वो टारगेट करेंगे। और मुरीद के को लाहौर में, चलिए मुरीद के कह दीजिए, हमारे बॉर्डर से इतना दूर नहीं है, लेकिन मुझे पता था उस पे आएंगे। उस पे वो आ गए जैसे कह के आए हुए, है ना, और उनको गिरा गए और मैं नहीं रोक पाया। और उसके बाद वो जिसको कहते हैं हिंदी में छाती पे मूंग दलना कहते हैं ना, हुँ। मेरी छाती पे मूंग दल रहा है कि वो ड्रोन वहां पे घूम रहा है। इसका मतलब ड्रोन तो बहुत धीरे चलते हैं, हुँ। ड्रोन पहले से पोजीशन किया हुआ था वहां पे। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे आगे भारत को मैसेज डिलीवर करने की या कोई और एस्केलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एस्केलेट करते तो वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होता, हुँ। वो भारत को अभी नहीं करना था। अब बाकी पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान क्या करना चाहता है। और इसी कारण पाकिस्तान भी अब कई दिनों से सोच रहा है कि उसको अपनी इज्जत के लिए, कि क्योंकि आप हमारे अंदर आके इतना कुछ कर गए, हम भी कुछ करें। क्योंकि हुँ। उन्हें पता है कि अगर वो करेगा तो वो एस्केलेटरी साइकिल होती है, एस्केलेटरी लैडर होता जी। है।
सीढ़ी होती है, आप एक पे चढ़े, तो उसमें पहली सीढ़ी थी पहलगाम उन्होंने किया। हुँ, दूसरी सीढ़ी थी कि हमने फिर इंडस वैली और जो एम्बेसीज का साइज कम किया, वीज़ा बंद किए। फिर तीसरी आप समझ लिए कि पाकिस्तानियों ने कहा कि हम शिमला एग्रीमेंट को चाहें तो अबेयंस में रख सकते हैं। जी। तो दोनों साइड एक-एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहे हैं उसके ऊपर। फिर एक तरह से 3 सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ गए जब हमने रेड्स कैरी आउट करी। उसके बाद पाकिस्तान ने एक और कोशिश की जो हमारे एयर डिफेंसेस को डिग्रेड करने की, हुँ, जो 7 और 8 की रात को किया। तो वो हमने ब्लॉक किया। उसके बाद हमने उनके एयर डिफेंसेस को डिग्रेड किया। जी। वो एक और स्टेप हो गया हुँ, एस्केलेटरी लैडर पे, जो हमारे हेरॉप सुइसाइड ड्रोन्स हैं। तो उसमें ये कहना कि हमने शूट डाउन कर दी, ड्रोन बर्बाद हो गई, वो मरने के लिए जाती हैं ड्रोन। उसमें करीब 18-20 किलो का एक्सप्लोसिव होता है, हुँ, और जहाँ उसका निशाना होता है वहाँ जाके धुम वहीं फटती है, और उसका वो एक्सपेंडेबल होती है, वापस नहीं आती वो। जी। तो वो करीब 30 के करीब ड्रोन भेजी गई, उनमें से कुछ तो सक्सेसफुल हुई। हुँ, तो वो एक और स्टेप हुआ। फिर पाकिस्तान ने अगला स्टेप लिया, जो जम्मू में, जैसलमेर में, ये उन्होंने एक तरह से लो लेवल प्रोजेक्टाइल्स, लो लेवल इसलिए कहूँगा कि बड़े मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन कुछ ड्रोन्स इस्तेमाल करी, और कुछ जिसको हम लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहते हैं। आजकल ये आपने यूक्रेन वॉर में भी देखा होगा, ये नई कॉन्सेप्ट है लॉइटरिंग म्यूनिशंस। वो आप छोड़ दें उसको, एक ड्रोन की तरह ही होते हैं, तो वो घूमते हैं और प्रोग्राम्ड होते हैं कोई पर्टिकुलर टाइप के टारगेट ढूंढने के लिए। हुँ, जैसे आपने एंटी टैंक बनाया, तो उसको पता है टैंक की इंजन की कितनी हीट होती है, तो वो हीट समझ के टैंक की तरफ हुँ, जाता है। हुँ, या किसी को आपने बनाया रेडार टारगेट करने के लिए, जी। तो उसको आपने प्रोग्राम किया और उसमें सीकर या सेंसर ऐसा लगाया हुँ, जो रेडिएशन पकड़ता है। तो ये अ, जो लेकिन जो पाकिस्तान ने जो करके वो मास लेवल पे लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो इधर-उधर घूम रहे हो, किसी को भी लग जाए, ये पैनिक फैलाने के लिए। तो अब देखते हैं आज क्या होता है। तो जी। ये कहना कि खत्म हो गया, ये गलत है। ये कहना कि लड़ाई होगी, वो भी गलत है। अभी हमें मालूम नहीं, अभी हुँ, हम उस समय हैं, उस स्थिति में हैं जब हमें पता नहीं कि अगला कदम सीढ़ी पे क्या होगा जी। और कौन लेगा, और वो कदम वो कदम के बाद क्या होगा। अभी बहुत अनसर्टेनिटी है। शिखर, अगला सवाल विश्वनाथ CH VK का है। वो बोल रहे हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यही हम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को मिलिट्री का हिस्सा मानता है। आपकी ऑब्जर्वेशंस इस पे क्या है? देखिए, मैंने तो हमेशा कहा है, और आप गूगल करेंगे तो मैंने बहुत बार लिखा है, और आज से नहीं, करीब मैं कहूँगा कि सन 93 से लिखा है, 94 से लिखा है, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है। हुँ, ये पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं, यूनिफॉर्म में नहीं है। और कुछ होता है, कुछ हालत में ये इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि पाकिस्तानी आर्मी से भी आगे निकल जाती है। क्योंकि हम तो डीप स्टेट कहते हैं, जी। अब पाकिस्तानी आर्मी को आप डीप डीप स्टेट बोले, लेकिन उस डीप स्टेट में भी एक डीप स्टेट है जो कि आईएसआई है। हुँ, आईएसआई के अंदर भी एक डीप स्टेट है जिसको डायरेक्टोरेट एस कहते हैं। तो जब इतना खुफिया तंत्र बन जाता है पेचीदा, तो उसके अंदर ये लोग बहुत एम्बेड हो जाते हैं। तो ये किसी भी तरीके से नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है। हुँ। ये उनके मुफ्ती में स्पेशल फोर्सेस हैं, और उसी तरीके से हमें भी इनको समझना चाहिए। अगला सवाल दिवाकर सिन्हा का है। पूछ रहे हैं, क्या हमें इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है? क्या आपको उम्मीद है कि रक्षा मंत्रालय बाद में इन डिटेल्स को पब्लिक करेगा? देखिए, रक्षा मंत्रालय करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान का नुकसान है, वो असली नुकसान वही है कि उनके जितने भी ठिकाने हमने पहले से मार्क किए हुए थे, हुँ, ये कोई नई जगह नहीं डिस्कवर की। वही मुरीद के में लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, वही बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वही जो उनके लॉन्च पैड्स हैं मुजफ्फराबाद में, उनमें तो कई जगह आप देखेंगे जो वीडियोस, वो तो क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल किए हैं। हुँ, क्वाडकॉप्टर ने जाके बॉम्ब ड्रॉप किया है, बिल्कुल प्रिसाइजली आप देख सकते हैं उन वीडियोस के अंदर। तो ये जितने भी आइडेंटिफाइड थे, सब डिस्ट्रॉयड हैं। उसके अलावा भारत ने कहीं बॉम्बिंग नहीं करी है। जी। जितनी भी आप सुन रहे हैं, कल रात को परेशान हो गए टीवी चैनल्स देख के, कराची में बॉम्बिंग, फलाना में बॉम्बिंग, हुँ, ये इतना भी गप की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आता है। सच ही काफ़ी ज़बरदस्त है, जी। तो सच तक रहे, और क्या पता कल को क्या होगा। लेकिन इसके अलावा भारत ने कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ ये है, जो 8 तारीख को भारत ने जो सुइसाइड ड्रोन्स भेजी, जो इजरायली मेड हैरॉप
सुइसाइड ड्रोन्स हैं, जिनका एक ही पर्पस था कि पाकिस्तानी एयर डिफेंसेस को टारगेट करें। अब एक तो लाहौर में ज़रूर वो सक्सेसफुल हुआ है, जो उनकी चाइनीज़ मिसाइल बैटरी थी, जी। क्योंकि चाइनीज़ मिसाइल बैटरी एयर टू ग्राउंड, जैसे हमारे पास S-400 है, हुँ, ऐसे ही रशिया का S-300 था उसके पहले का। S-300 को ही मॉडिफाई करके चाइना ने, ये HQN या कुछ कहते हैं, ये बनाया है। उससे उन्होंने बहुत फायर किया था हमारे प्लेन्स के ऊपर भी, और वो काफ़ी इफेक्टिव फायर है, जैसे कि हमारा S-400 है, उसका छोटा भाई है ये, थोड़ी रेंज कम है उसकी। हुँ, तो उस एक बैटरी को तो ज़रूर डैमेज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी एक्नॉलेज किया कि 4 उनके फौजी जो कि उस जगह पे थे, वो या इंजर्ड हुए हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है। तो हुँ, वो तो जेन्युइनली कंफर्म्ड है। ऐसे रावलपिंडी में भी एक एक्सप्लोजन कंफर्म्ड है, और ऐसे ही कच्छ के क्रॉस एक जगह है, चोर एक जगह है, चोर एक जगह है, CHOR, वहाँ पे, और एक कराची के बाहर भी हुँ। ये तो एक्सप्लोजन हुए हैं। तो लगता है कि पाकिस्तान का जो कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको कुछ लेवल तक डिग्रेड किया गया है। अब इसमें कितना एविडेंस कोई दे पाएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ जैसे मिसाइल के पीसेस इंडिया में मिले हैं, तो ये साफ है कि पाकिस्तान ने भी उसके पहली रात को कुछ कोशिश की थी, भारत में भी ऐसा ही कुछ करने की। शिखर, अगला सवाल सत्यप्रज्ञन दास का है। वो बोल रहे हैं, मेरे पास 2 सवाल हैं। क्या हमारा सदाबहार मित्र रूस इस बार हमारा समर्थन करेगा? क्या आपको कभी पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी रेजीम चेंज की उम्मीद है? देखिए, पाकिस्तान में तो ऐसे रिजीम चेंज होती रहती है, हुँ, और वहाँ पे भी एक्चुअली बांग्लादेश ने काफ़ी पाकिस्तान से ही लक्षण सीखे हैं उनके। हालांकि देश अलग बन गए, लेकिन 1972 के बाद जब से पाकिस्तान बांग्लादेश बना है, हुँ, बांग्लादेश का संविधान भी उतनी बार नया आया है जितनी बार पाकिस्तान का आया है। जो सत्ता में आता है अपना संविधान ले आता है। जी। पाकिस्तान में भी अब देखिए, जो भी संविधान है, वो ठीक ठाक था, लेकिन इस चीफ के आने के बाद उसमें ओवरनाइट ऐसी उसमें तब्दीलियां करी कि उसका पहले संविधान संविधान से कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं है। हुँ, तो पाकिस्तान में तो ऐसी चेंज कभी भी आ सकती है जैसे बांग्लादेश में हुई। लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हैं कि जनता सड़क पे आ जाए और फिर हो ऐसे कि इमरान खान को फिर वो निकाल लाएं, पहली बात तो मैं नहीं सोचता कि इमरान खान का बाहर निकलना भारत के लिए अच्छा होगा, जी। क्योंकि अगर आसिम मुनीर खराब है, तो इमरान खान जब आएगा तो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा, रे इससे तो कम से कम आसिम मुनीर ही अच्छा था। कम से कम फौज कंट्रोल में तो थी और वो हुँ, कंट्रोल में था, इसका तो भरोसा नहीं है, ये तो ह्यूमन बॉम्ब है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जनता इतनी खुलेआम नहीं आएगी, क्योंकि वो अभी भी काफ़ी लोग वहाँ अपनी सेना में यकीन करते हैं। और अभी जो हुआ है ये ऑप सिंदूर, इससे पाकिस्तान सेना की और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जो पहले इतनी ज़्यादा छिछालेदर थी, हुँ, वो थोड़ी इज़्ज़त रिकवर हुई है, क्योंकि जब देश पे खतरा आता है तो सब एक साथ हो जाते हैं। जी। और रूस के बारे में भी उन्होंने सवाल हाँ, रूस पूछा के था। बारे में आप हुँ, देखिए, रूस की स्थिति अब वो नहीं है जो पहले थी। हालाँकि उसके पास वीटो पावर है, क्योंकि वो सक्सेसर स्टेट है सोवियत यूनियन का UN में। लेकिन रूस इस समय चीन के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। तो रूस इंडिया के साथ हॉस्टाइल कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक तो रूस के ऊपर डिपेंडेंट है। जी। दूसरी बात, हमको ये समझ आ गया है कि रूस का जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है जो हुँ, यूक्रेन में नज़र आया है, और रूस ने अपना मिलिट्री इक्विपमेंट को इतना रिन्यू नहीं किया है ओवर टाइम। अब जैसे हमारी S-400 बैटरीज हैं, हमने तो 5 बैटरीज का डील की थी रूस से, अभी 3 ही आई हैं। हुँ, वो बाकी 2 नहीं दे पाया है, क्योंकि वो बना ही नहीं पा रहे हैं, और उनकी भी कई बैटरीज यूक्रेन के साथ वॉर में डिस्ट्रॉय भी हुई हैं। तो जी। रूस की इस समय लिमिटेशंस हैं, लेकिन रूस भारत के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। भारत को जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए वो उनको देता रहेगा। लेकिन रूस को ये भी पता है कि भारत अब ज़्यादा पश्चिमी देशों की तरफ अलाइंड है, और ज़्यादा अमेरिका की तरफ अलाइंड है, और भारत के जो डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट जो इंपोर्ट्स परचेजेस जॉइंट वेंचर्स, हुँ। वो भी ज़्यादा अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, इन सब के साथ हैं। अगला सवाल कार्तिक पराशर का है। ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान एस्केलेटरी लैडर जिसकी आपने बात की उस पे चढ़ते जा रहा है, वे कितना आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वह लगभग बैंकरप्ट हो चुका है और युद्ध शुरू करने की स्थिति में नहीं है? देखिए, ये बैंक्रप्सी जो होती है ना, जब युद्ध करना होता है तो 15-20 दिन, 1 महीना तो वो कर ही सकता है। हुँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सोचना कि वो बैंक्रप्ट हो गया इसलिए नहीं करेगा, अगर बैंक्रप्ट होने की वजह से पाकिस्तान को शांति की समझ आ जाती तो बैंक्रप्ट होता ही नहीं। हुँ, वो बैंक्रप्ट इसलिए हुआ है कि उसने
करीब मैं कहूँगा कि 1981-82 से फैसला किया कि टेररिज्म भारत में करते हैं, और उनका जो पर्पस है वो सिर्फ कश्मीर लेना नहीं है। जो उनके यहाँ फंडामेंटलिस्ट जमात हैं, वो सोचती हैं कि भारत तो एक देश रह ही नहीं सकता, भारत को तो टूटना ही है। और इसलिए आप उनके देखें कितने खेल यही होते हैं कि किसी तरह से भारत में हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाए, हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाए, हिंदू सिख का फसाद हो जाए, जैसे भी हो। तो ये तो उनका 50 साल का ऑपरेशन है और ये चले जा रहा है। तो इसमें सवाल आते रहेंगे। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया था 1985 में, तो मेरे को एकदम लगा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये देश तो हमारे से बहुत आगे है। हर चीज उनके यहाँ हमसे बेहतर थी। कारें बेहतर थी, फोन बेहतर थे, होटल बेहतर थे, हाईवेज बेहतर थे, बिजली 24 घंटे आती थी, लोग लगता था कि अच्छे खाते पीते हैं, सड़कों पे गरीबी जिसको गुर्बत कहते हैं नजर नहीं आती थी, पेवमेंट पे लोग नहीं सो रहे थे। हमारे तो उस टाइम बहुत बॉम्बे वगैरह में होते थे। तो मुझे लगा ये तो हमसे इतना आगे कैसे है, क्योंकि ये हमने नहीं सुना था जी। वापस आके जब डेटा चेक किया तो देखा कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम उस समय भारत से 65% ज्यादा थी। तो वो सच्चाई थी। आज उसी पाकिस्तान से भारत की पर कैपिटा इनकम 70% ज्यादा है। तो ये 130-40% का नेट लॉस पाकिस्तान ने कैसे किया? ये इसीलिए किया क्योंकि 81, 82, 83 में जब अफगानिस्तान में सो कॉल्ड जिहाद शुरू हुआ, तो जिया को लगा कि मैं यही काम इंडिया में भी कर सकता हूँ, और मुझे अमेरिका से इतना पैसा मिल रहा है, हथियार मिल रहे हैं। आप देखें कि 1980 से लेके आज तक पाकिस्तान को अमेरिका से आज की वैल्यू में $20 बिलियन से ऊपर के हथियार मिल चुके हैं, और उनके लिए खास पैसा भी नहीं देना पड़ता है। वो लॉन्ग टर्म इजी क्रेडिट होता है। वो भाइयों भाइयों में क्या उधार है, कुछ ऐसे ही होता है। चाइना के साथ ऐसे नहीं, वो पैसे लेता है। तो उनको लगा कि ये एक चीप ऑप्शन है, हम करते रहें। उस चीप ऑप्शन के चक्कर में कुछ भी नहीं मिला। एक तो कश्मीर में 1 इंच भी नहीं मिला, और दूसरी तरफ अपने आपके यहाँ जो आपके यहाँ की पूंजी थी लोग लेके बाहर चले गए, आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी वो भी सब बाहर चली गई, और आपके यहाँ कोई निवेश लेके भी नहीं आया। और जो आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ थी, जैसे एग्रीकल्चर में थी या कॉटन टेक्सटाइल्स में थी, वो सब भी ओवर टाइम रन डाउन हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत हाई ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। तो मतलब इंडिया की अगर बर्थ रेट 1.9 है, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो पाकिस्तान का इस समय 3 के आसपास ही है। तो अपने ना सोसाइटी पे आपने फोकस किया, और लिटरेसी रेट्स इतने पुअर हैं आपके, तो उसकी वजह से, और खास करके महिलाओं में लिटरेसी रेट्स इतने पुअर हैं, उसकी वजह से शादियां जल्दी होती हैं, उसकी वजह से बच्चे जल्दी होते हैं और ज़्यादा होते हैं। और फिर इतनी बड़ी फौज ये अवेलेबल हो गई अनएम्प्लॉयड, अनपढ़ नौजवान लोगों की, जो मोहम्मद अजमल आमिर कसाब बनने के लिए तैयार हैं। और उनको जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वो सोचती है कि ये तो गन फॉडर एक्सपेंडेबल है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी बातें, इनसे पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी बर्बाद हुई है। तो मैं नहीं लगता कि तो मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान को जब भारत से दुश्मनी आती है, उसका जब जज्बा आता है, तो उनको अपनी इकोनॉमी का कुछ समझ नहीं रहती। इसीलिए इतनी अच्छी इकोनॉमी उन्होंने बर्बाद करी है। शेखर, अगले 2 सवाल है अनुभव सक्सेना का। पहला सवाल लूँगी, वो बोल रहे हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका और रूस क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? परमाणु शक्ति होने के नाते ये ईरान, इज़राइल या रूस यूक्रेन से कहीं बड़ा है? देखिए, क्योंकि सब परेशान भी हो गए हैं इंडिया पाकिस्तान से कि अब 5-6 साल में ही करते हो, अब लोग अपने आप संभालो। एक तो ये है। फिर सबको कुछ ये भी लगता है कि ये दोनों देश जो हैं हमारे, पाकिस्तान और भारत, इन्होंने अब एक बैलेंस ले लिया है। इनको अपने आप डिटरेंस की समझ आ गई है, तो एक लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे। तीसरी बात ये कि ना भारत ना पाकिस्तान कोई मीडिएशन नहीं चाहता है, ओपन मीडिएशन नहीं चाहता है। जी। तो और दोनों बड़े देश हैं, दोनों शक्तिशाली देश हैं, तो इसलिए सब कहेंगे शांति करो, एस्केलेशन मत करो, टेररिज्म बहुत खराब है। अमेरिका एक लाइन आगे कह रहा है कि पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद इंडिया ये टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, और पाकिस्तान के पास जो अपने यहाँ टेररिस्ट बेस्ड हैं उनको खत्म करे। ये मार्को रूबियो ने कल भी कहा है।
लेकिन जेडी वैंस ने ये भी कहा है कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है भैया, जी। लड़ने दो, क्योंकि अब सब दुनिया में थक गई है, सारी दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कौन कहाँ जाके संभालेगा। और ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि मुझे कहीं जाके औरों की लड़ाई में पंगा नहीं लेना है। इन्हीं का ही दूसरा सवाल है, तुर्की और अज़रबैजान खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। क्या वे भारत के खिलाफ इस संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप भी कर सकते हैं? मैंने पाकिस्तान के लिए आने वाले कई तुर्की शिप्स की तस्वीर देखी। वो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता कि वे कराची या किसी अन्य पोर्ट के लिए थे। क्या होगा अगर अन्य देश भारत के खिलाफ सैन्य रूप से पाकिस्तान को जॉइन कर लें? देखिए, पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान को हथियार दे सकते हैं, हुँ, लेकिन अज़रबैजान क्या हथियार देगा, क्योंकि अज़रबैजान तो खुद ही पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है। हुँ, ये ज़रूर है कि अज़रबैजान और टर्की का पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा अलायंस है। टर्की का शुरू से है, हुँ, शुरू से है। आप देखें कि पाकिस्तान के पायलट्स वगैरह टर्किश एयर फोर्स में ट्रेन करते रहे हैं। टर्की नेटो का मेंबर है। हुँ, काफ़ी उनके जहाज़ सेम है, F-16 सेम है, उसके पहले F-104 सेम थे। तो टर्की पाकिस्तान की पुरानी इस्लामिक रिलेशनशिप है। जी, अज़रबैजान बाद में आया है, क्योंकि अज़रबैजान का झगड़ा हुआ आर्मीनिया से जिसमें टर्की ने उसकी मदद करी, और भारत इस समय आर्मीनिया को हथियार बेच रहा है। हुँ, तो ये जितनी मदद कर सकते हैं पाकिस्तान की करेंगे। टर्की भी मुफ्त में नहीं करेगा, हुँ, पैसों के बदले में करेगा। टर्की काफ़ी हथियार बेचता है पाकिस्तान को। जो टर्की के शिप हैं वो कई शिप नहीं है, वो जब इंटरनेट पे आजकल खास करके ट्विटर पे ऐसे चलता है, वो एक शिप है और बड़ा हुँ, शिप नहीं है, कॉर्वेट है। वो शिप पहले प्री शेड्यूल्ड गुडविल विजिट था। शिप्स और देशों में, दोस्त देशों में, फ्रेंडली देशों में गुडविल विजिट्स करती है, तो हुँ, उसी विजिट पे आया हुआ है। अब ये है कि इतने टेंशन के टाइम में उसका प्रोग्राम चेंज हो सकता था, लेकिन फिर भी वो आया हुआ है। जी। तो इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि टर्की और पाकिस्तान की बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप है, लेकिन ये सोचना कि टर्की की फौज आके लड़ेगी वगैरह, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि फौज तो देखिए, पाकिस्तान की भी 6 लाख की फौज है, कोई छोटी फौज थोड़ा है। अगला सवाल अक्षत खन्ना का है, वो बोल रहे हैं हम इस युद्ध को भारत और चीन के बीच सीमा तनाव पर किस तरह की भूमिका निभाते हुए देखते हैं? क्या चीन खुलेआम पाकिस्तान की मदद करेगा? अगर वे ऐसे करते हैं तो क्या भारत को अमेरिका या रूस से मदद मिलेगी या वे दोनों इस युद्ध से दूर रहना पसंद करेंगे? पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कितनी संभावना है? ब्रैकेट्स में उन्होंने लिखा है मेनलैंड पर नहीं तो हमारे शिप्स पर हो सकता है। देखिए, एक तो पहली बात, आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। आप जाएँ तो भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप गूगल कर लीजिए, इंडियाज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। हुँ, वो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी पढ़ सकता है। उसमें लिखा हुआ है, भारत के खिलाफ, भारत के किसी भी एसेट के खिलाफ, किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो। तो उसमें ये नहीं कि ये तो स्मॉल न्यूक है या हुँ, टैक्टिकल न्यूक है, कुछ नहीं। किसी का भी इस्तेमाल, एक तो है कि भारत पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज़। जी। लेकिन दूसरा, कुछ भी करेगा कहीं पे तो उसका रिस्पॉन्स फुल फ्लेजेड और डिस्प्रपोर्शनेट होगा। मतलब आप इतना सा इस्तेमाल करेंगे तो इंडिया फुल फोर्स से करेगा, तो हुँ, वो डिटरेंस है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ऐसे करेगा। देखिए, वो बहुत लेट हो, वो स्थिति आती है एस्केलेशन लैडर पे, वो तभी आती है जब एक देश को लगता है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी। उसके पहले किसी को करना गीदड़ भभकी होती है, और पाकिस्तान ने कई बार भभकियां दे चुका। आप देखिए, जितनी बार पाकिस्तान के नेता बोलते हैं, वो स्काई न्यूज वगैरह में जाके अपना बेवकूफ बनाते हैं, तो वहां वही कहते हैं दिस इज बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। हुँ, इंडिया से आप कोई ये बोलते हुए नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि इंडिया के लिए न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है। जी। ये पाकिस्तान दुनिया को डराने की कोशिश करता है, और दुनिया भी अब डरना बंद हो गई है। जहां तक आपकी बात है चीन के बारे में, चीन पाकिस्तान की मटेरियली पूरी तरह हेल्प करता रहेगा। हुँ, चीन मुफ्त में नहीं करते, ये भी याद रखिए, लेकिन मटेरियली पूरी तरह मदद करेगा। अच्छी अच्छी बातें बोलता रहेगा कि डी एस्केलेट करो, हुँ, लेकिन पाकिस्तान को इंटेलिजेंस, पाकिस्तान को अपनी सैटेलाइट पिक्चर्स, पाकिस्तान को अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, वो सब पाकिस्तान को देगा। साइबर एबिलिटी जो है वो भी पाकिस्तान को देगा। और अगर ज़्यादा कुछ बात चल गई, लंबी हो गई, तो भारत के साथ थोड़ी थोड़ी बहुत कोई दो पेट्रोल आगे भेज दी, थोड़ी खटपट हो गई, ताकि भारत की जो इतनी फौजें डिप्लॉयड हैं चाइना के फेसिंग, उनको भारत विड्रॉ करके यहाँ ना ला सके।
तो ये ऐसे-ऐसे मतलब जैसे आगे चलेगी बात अगर जी। चलती है तो चीन ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन खुल के नहीं आएगा। शिखर, आखिरी 2 सवाल लूँगी। स्मिता जोशी पूछ रही हैं, 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले और 6 मई के भारत द्वारा किए प्रिसिशन स्ट्राइक्स में एक बात समान थी, वो थी सोशल मीडिया की कौन-सी बात तथ्यपूर्ण है और कौन-सी फेक। एक आम दर्शक के लिए इसमें भेद करना असंभव है। क्या आपके पास पॉलिसी लेवल में सरकार को देने के लिए इसका कोई निवारण या सॉल्यूशन है? देखिए, सरकार को कहने के लिए तो कुछ नहीं हमारे पास, सरकार अपने आप वर्शन देती है जब भी देती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप द प्रिंट पे नज़र रखिए, भगवान की कृपा से और हमारे बड़े अच्छे यंग जर्नलिस्ट भी हैं। हम बहुत सब कुछ चेक करके, पता करके तभी बताते हैं। जी। और ये तो वैसे भी बड़ी संवेदनशील, सेंसिटिव सिचुएशन है। हुँ, हुँ। इसमें फेक क्लेम्स हर जगह घूम रहे हैं और डीप फेक्स घूम रही हैं। हुँ, और आजकल डीप फेक अब देखिए किसी ने बना दिया कि पाकिस्तानी जो प्रवक्ता हैं आईएसपीआर के, वो कुछ कह रहे हैं जो नहीं कह रहे थे। हुँ, और मुझे एकदम समझ वो बड़ा कन्विंसिंगली बना था। लेकिन मुझे एकदम ये शक हुआ कि उसने ऑपरेशन सिंदूर यूज़ किया। मैंने हुँ, कहा पाकिस्तानी जो भी है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं बोलेगा। हुँ, हुँ। तो लेकिन ये सब बातें सोचनी पड़ती हैं और कई लोग जो अच्छे भले भी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं, वो गलती कर रहे हैं क्योंकि ट्रिगर हैप्पी हैं। जी। वो कुछ देखते हैं उसको फटाफट शेयर कर देते हैं। तो हम ये नहीं करेंगे। मैं कहूँगा आप द प्रिंट देखते रहिए और भी है क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको देखते रहिए। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, थोड़ा दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि मैं मीडिया के किसी भी एलिमेंट के खिलाफ के बारे में क्रिटिकली नहीं बोलना चाहता, कि जो टीवी है इस टाइम, आप प्लीज़ टीवी देखना छोड़ दीजिए। और अगर देखते हैं न्यूज़ टीवी, अगर देखते भी हैं तो उसको एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, हुँ। उसको बिल्कुल बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। कड़वी सच्चाई यही है। शिखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी संकल्प का। वो पूछ रहे हैं, क्या आप चिटी सिंहपुरा मैसेकर के बारे में क्लिंटन की टिप्पणी पर स्थिति क्लियर कर सकते हैं? मैं हार्पर कॉलिन्स पब्लिकेशन द्वारा मैडलिन ऑलब्राइट की बुक के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। नजम सेठी सहित कई पाकिस्तानी पत्रकारों द्वारा पहलगाम को फॉल्स फ्लैग के आरोपों से जोड़ने के लिए इसका हवाला दिया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं कई पाकिस्तानी पत्रकारों को जानता भी हूँ और मुझे ये बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सब इसको फ़ॉल्स फ्लैग बोलें। हुँ, वो ठीक है, आप अपने देश के साथ हैं, आप जो चाहते हैं कहें, आपको आज़ादी है कहने की और आपके देश में शायद वाहवाही भी मिलेगी। अब उनके लिए ये कहना कि ये फ़ॉल्स फ्लैग था, तो अभी सोचिए कि फ़ॉल्स फ्लैग का कोई कारण तो होना चाहिए। इस समय भारत में कोई चुनाव होने वाला नहीं है। हुँ, इस समय मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है। इस समय भारत की स्थिति बहुत अच्छी है दुनिया में। इस समय भारत की ट्रेड डील्स नेगोशिएट हो रही हैं और अच्छी हो रही है, फाइनल स्टेजेस में है। हुँ, अ, इस समय भारत में निवेश बहुत आ रहा है। इस समय एप्पल फ़ोन के सारी मैन्युफैक्चर भारत में शिफ्ट होने का चांस है। तो इस समय भारत अपनी गाड़ी में अपने आप क्यों पंक्चर करेगा? हुँ। क्योंकि इस समय भारत को कोई गेन नहीं था फ़ॉल्स फ्लैग से। तो ये जो अच्छे भले पढ़े-लिखे लोग पाकिस्तान में, जिनकी इंडिया में भी इज़्ज़त है, मैं नहीं कहूँगा थी, मैं अभी भी कहूँगा है, उनको इतना प्रेशर होना कि ये कहना कि ये फ़ॉल्स फ्लैग है, कोई एविडेंस होना चाहिए। दूसरी बात है चेटी सिंहपुरा, बार-बार उसका राग बोलते हैं। ये क्या हुआ था जब क्लिंटन यहाँ आए थे, तो वहाँ पे करीब 38 सिखों का मर्डर हुआ था, उनको हुँ, मारा गया था। इसके ऊपर प्रवीण स्वामी ने अच्छा आर्टिकल भी किया है, उसकी लिंक जी। आप शेयर कर लेना। हुँ, हुँ, उसी समय से पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया था ये फॉल्स फ्लैग है और भारत सरकार ने इसलिए कराया कि क्लिंटन को इम्प्रेस किया जा सके, हुँ, कि क्लिंटन पाकिस्तान ना जाए। वो क्लिंटन पाकिस्तान गया भी ना गया बराबर था। वो एयरपोर्ट पर रुका और वहाँ भी उसने उँगली हिला के बोला, और उसने एक लाइन बोली थी उस टाइम, और पाकिस्तानियों को वो लाइन याद करनी चाहिए। उसने कहा था, द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड कैन नो लॉन्गर बी रीड्रॉन इन ब्लड। उसका मतलब क्या था? सारा पाकिस्तान का दिल टूट गया था वो देख के। तो उसके बाद अब मैडलिन ऑलब्राइट की बुक किताब में एक जैसे फॉरवर्ड होता है, हुँ, वो क्लिंटन ने लिखा था। उस फॉरवर्ड में जो सबसे पहला किताब का वर्जन था, वो लिख गया कि वो सिख्स वर किल्ड बाय हिंदू मिलिटेंट्स, हुँ, राइट? अब वो एकदम सबने कहा कि हिंदू मिलिटेंट तो कोई है नहीं कश्मीर में। अच्छा, आप कह दीजिए कहीं और हिंदू मिलिटेंट है, लेकिन कश्मीर में तो हिंदू ही ना के बराबर हैं, तो हिंदू मिलिटेंट कहाँ से आएंगे? हुँ, तो हार्पर कॉलिंस ने अपनी सारी दुनिया में उसको करेक्शन किया और बोला रिलीजियस मिलिटेंट्स, जो कि एक तरह से एक्यूरेट है। तो ये जो पाकिस्तानी
जाने माने लोगों का ये कहना कि ये तो हार्पर कॉलिंस ने सिर्फ इंडिया के वर्जन में चेंज किया था, करेक्ट नहीं है। जी। किसी भी वर्जन में वो पुराने वाला नहीं मिलेगा, सब जगह करेक्शन हुआ है, क्योंकि हिंदू मिलिटेंट नाम की चीज़ नहीं है कोई भी। और उन्होंने वो स्टेटमेंट क्या दिया, उनका कहना ये था कि मुझको अगर मालूम, अब मैं गिल्टी फील करूं कि मैं वहां गया इसलिए लोग मारे गए, इसका मतलब है कि मैं वहां नहीं जाता इंडिया इस खतरे से कि लोग मारे जाएंगे, तो वो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। जब आदमी राष्ट्रपति होता है अमेरिका का, तो उसको बहुत ऐसे रिस्क लेने पड़ते हैं। जी। वो पॉइंट बना रहे थे, वो कोई इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहे थे, वो उसको फॉल्स फ्लैग नहीं बोल रहे थे। अच्छा, फिर उसकी बात यह कि कान भी खोल के रखो, नाक भी खोल के रखो और दिमाग भी खोल के रखो, और जब तक वो खोल के सब समझ ना लो तब तक मुंह बंद रखो। ये एक प्रिंसिपल होता है, लेकिन ये किसी ने किया नहीं। आप जो डेविड कोलमैन हेडली की टेस्टिमनी है, वो खुले हम उस टेस्टिमनी में कह रहे हैं, तो कोर्ट में टेस्टिमनी है, अमेरिकन लोग प्रेजेंट हैं, उनकी प्रेजेंस में बोल रहा है। उसने कहा कि लश्कर ने चिटी सिंहपुरा का मैसेकर किया। ये बैरी बेराक जो न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट थे, ये उन्होंने भी रिपोर्ट किया है। तो इस सब के बावजूद उस सब को आप डिस्काउंट करके देखिए, जो भारत में भी एटीट्यूड जो स्ट्रॉन्ग इतनी टफ हो जाती है, और भारत में जो लिबरल कम्युनिटी भी है, वो भी जो चाहती है पाकिस्तान से शांति हो, जिसको चाहे अमन की आशा कह के मजाक उड़ाया जाता है, ये उन सब के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप पहलगाम जैसी चीज़ को फॉल्स फ्लैग कहते हैं। जी। क्योंकि फॉल्स फ्लैग का कोई पर्पस होता है। तो मैं कहता हूं कि इस बार जो एटीट्यूड्स हार्डन करने में पाकिस्तान के कुछ ये सीनियर पत्रकारों का भी, सीनियर कॉलमनिस्ट का भी एक रोल है, जो कि अवॉइडेबल था, और मुझे उस बात से मैं कहूँगा कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।